हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है बायोमोलिक्यूल्स। ये क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसा कि इसके नेम से ही पता चलता है कि बायोमोलिक्यूल्स। बायो मीन्स लाइफ साइंस और मॉलिक्यूल्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। यानी इस चैप्टर में हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ेंगे, इसलिए चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है और साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलना है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लिखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे मेन है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमारी जो सेल्स रहती हैं, सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आरएनए है, डीएनए है, ये न्यूक्लिक एसिड्स है। नेक्स्ट है फैट्स एंड लिपिड्स। अब फैट्स का काम आपको पता है, फैट्स मोटापा लाने में मदद करती है। अगर आप मोटा होना चाहते हैं, अपने खाने में फैट्स बढ़ा दीजिए, और अगर फिगर मेंटेन करना चाहते हैं, अपने खाने में फैट्स कम कर दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि बायोमोलिक्यूल्स की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। अब सबसे पहले आप चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे और चैप्टर की हेडिंग के साथ सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, जो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखो भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which govern activities in living organisms, activities in living organisms are known as biomolecules. Like अभी एग्जाम्पल आपने लिखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स एटसेट्रा। यही हमें पढ़ना है, यही हम लिखेंगे। ठीक है भाई। अब इसमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, तो आप मेन हेडिंग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, मेल्टोज है, लैक्टोज है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है। जैसे अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। अब जब इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में 6 कार्बन हाइड्रेटेड फॉर्म में है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और सिमिलरली यहां पे सुक्रोज के फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं? C12H2O11, ये लिख सकते हैं। ऐसा लगता है यहां पे 6 कार्बन हाइड्रेटेड है और यहां पे 12 कार्बन हाइड्रेटेड है। तो जब स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया गया तो यहां पे यही बताया गया था कि इनकी डेफिनेशन में यही था कि जब कार्बन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल हर जगह ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर बात की जाए एसिटिक एसिड की, देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो है, यहां पे ये एसिटिक एसिड है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनेगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो अगर यहां पे देखा जाए तो ये भी कार्बन हाइड्रेटेड फॉर्म में नजर आ रहा है, तो ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एसिड है, इसलिए ये डेफिनेशन सही नहीं थी। तो इसको चेंज किया गया। ये एक जगह और फेल हो जाता है, जैसे यहां पे ये वाला हमारा है, ये कार्बोहाइड्रेट है,
इस कार्बोहाइड्रेट में जाकर के ये फेल हो जाता है, यहां पे ये वैलिड नहीं होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की ये डेफिनेशन की हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन रॉन्ग है, तो ये हर जगह वैलिड नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर किया गया। और इसकी मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो अब आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखो भाई, क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स which gives such units on hydrolysis एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, गम्स है, ग्लाइकोजन है, एटसेट्रा। इतने एग्जाम्पल लिख लो, बाकी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बात समझ में आ रही है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड्स विच गिव्स सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, ये क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक? यानी ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स on the basis of हाइड्रोलिसिस। इसमें सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे मोनोसैकेराइड्स, सेकंड है ओलिगोसैकेराइड्स, और थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स। अब वन बाय वन इन तीनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर मोनोसैकेराइड्स की बात की जाए, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, एटसेट्रा। अब देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज आपका कीटोन है, तो ये इनमें डिफरेंस है। अभी आपको नहीं लिखना है, पहले आप समझ लो, बाद में मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, मेरे साथ साथ लिखना है। अब अगर बात की जाए मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन की, तो देखो, मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे फर्दर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, ऐसे ये आपके क्या होंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। और अगर ज्यादा यूनिट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। देखो भाई, अब डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है? इसमें 2 यूनिट प्रेजेंट होगी, किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। ट्राई में क्या होगी? 3 यूनिट प्रेजेंट होगी, और टेट्रा में क्या होगी? 4 होंगी। तो इस तरह से 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड की अगर प्रेजेंट है, 2 से अगर 10 तक मोनोसैकेराइड्स की यूनिट किसी कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और अगर किसी में 10 से ज्यादा प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। बात समझ में आ गई? अब देखो, जो डाइसैकेराइड्स रहते हैं, तो डाइसैकेराइड का अगर हाइड्रोलिसिस आप करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने में क्या देते हैं? ये 2 यूनिट मोनोसैकेराइड की देंगे। इसी तरह ट्राइसैकेराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस करने में क्या देंगे? 3 यूनिट मोनोसैकेराइड की देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 यूनिट
मोनोसैकेराइड्स के देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे, और जो 10 से ज्यादा यूनिट देंगे हाइड्रोलिसिस करने पे उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, और इसकी डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखो भाई, द carbohydrates which cannot be hydrolyzed further, to give polyhydroxy aldehyde and ketone are known as monosaccharides, बात समझ में आ रही है भाई? एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, एटसेट्रा। अब यहां पे लिखना देयर आर 20 नॉन मोनोसैकेराइड्स फाउंड इन नेचर। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो, मोनोसैकेराइड्स भी आगे फर्दर डिवाइडेड है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। जैसे अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइओज। 4 कार्बन है टेट्रोज, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज, 7 कार्बन है हेप्टोज। तो ऐसे डिवाइड करते हैं और फिर इनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। जो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनको बोलते हैं एल्डोज, और जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है उनको बोलते हैं कीटोज। तो अब कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख लो, इसमें लिखो, नेक्स्ट लिखो, मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड on basis of functional group and functional group के ब्रैकेट में लिखना एल्डोज एंड कीटोज, एंड ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर ऑफ कार्बन लिख देता हूं, यहां पे लिखूंगा मोनोसैकेराइड का क्या नेम है, ठीक। और यहां पे अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसका क्या नेम होगा, और फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है तो उसका क्या नेम होगा। देखो भाई, अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइओज, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसमें तो क्या बोलेंगे, एल्डोट्राइओज, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है कीटोट्राइओज। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आता है, अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है टेट्रोज, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो टेट्रोज, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोटेट्रोज, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोटेट्रोज। सिमिलरली अगर 5 कार्बन प्रेजेंट है पेंटोज बोलेंगे, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोपेंटोज, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोपेंटोज। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये टेबल बनाई गई है, आप भी साथ के साथ लिखेंगे। 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हेक्सोज, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोहेक्सोज। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, और कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोहेक्सोज। इसका एग्जांपल कौन सा है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, अगर 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेप्टोज,
हेप्टोज, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोहेप्टोज, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोहेप्टोज। बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम कवर करेंगे, बस ध्यान से आपको लेक्चर को समझना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो मोनोसैकेराइड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे ओलिगोसैकेराइड। अब बस डेफिनेशन लिखनी है आपको मेरे साथ साथ। ओलिगोसैकेराइड, इसमें लिखो द कार्बोहाइड्रेट्स, ये लिख सकते हो द कार्बोहाइड्रेट्स और सैकेराइड्स। द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, या ऐसा लिख लो विच गिव्स 2 to 10 units of monosaccharides, 2 to 10 units of monosaccharides on hydrolysis are known as oligosaccharides. Oligosaccharides. On the basis of number of unit of monosaccharide, on the basis of number of unit of monosaccharides produced on hydrolysis, they are also called disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, एटसेट्रा। ठीक है भाई, इसके एग्जाम्पल कौन से लिख सकते हैं आप? इसके एग्जाम्पल्स में कौन से आएंगे? जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, एटसेट्रा। ठीक है भाई, कर लेंगे। अब जैसे यहां पे अगर बात की जाए, ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक ग्लूकोज की यूनिट और एक फ्रक्टोज की यूनिट मिलकर के क्या बनाती है? सुक्रोज। और माल्टोज की दो ग्लूकोज की यूनिट मिलकर क्या बनाती है? माल्टोज। देखो यहां पे अगर एक काम करें, सुक्रोज आपने ले लिया, ये क्या है? ये आपका सुक्रोज है। ठीक, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देगा? ये हाइड्रोलिसिस करने पे ये 2 यूनिट देगा जिनका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6, जिसमें से एक तो क्या होगी? ग्लूकोज, और एक क्या होगी? फ्रक्टोज। समझ आ रही बात? सिमिलरली यहां पे देखो एसिडिक मीडियम में करते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम। समझ आ रही है भाई बात? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे अगर आप माल्टोज लेते हैं तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा? ये माल्टोज है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा भाई? यहां पे आपको मिलेगा 2 यूनिट ग्लूकोज का। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? ये ग्लूकोज है, तो ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सुक्रोज और माल्टोज क्या है? ये डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। डाइसैकेराइड ही मेनली फेमस है, यही हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? सुक्रोज एंड माल्टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस करने पे 2 यूनिट मोनोसैकेराइड की प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड है पॉलीसैकेराइड। थर्ड कौन सा है? पॉलीसैकेराइड्स।
इसमें क्या लिखेंगे, द कार्बोहाइड्रेट्स which produce या which gives लिख लो, which gives more than 10 unit of monosaccharides on hydrolysis are known as polysaccharides. इसके एग्जाम्पल है स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, एटसेट्रा। अब यहां पे एक स्टार्च का एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो स्टार्च का फॉर्मूला ये रहता है, ये स्टार्च का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं आप, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलता है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। यानी हम क्या कहेंगे, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करने पे आपको n यूनिट ग्लूकोज की मिलेंगी। यहां पे एक पॉइंट और आपको लिखना है, वो है पॉलीसैकेराइड्स are not sweet in taste, so they are also called non sugars। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, इनको हम नॉन सुगर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। ये दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। एक तो आएगा रिड्यूसिंग सुगर्स, एक तो आता है रिड्यूसिंग सुगर्स, और नेक्स्ट वन इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फैलिंग सॉल्यूशन को और टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस करेंगे वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग सॉल्यूशन को और टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते वो कहलाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये आपको लिखना है, लिखो मेरे साथ साथ, द कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन and tolerance reagent are known as reducing sugars। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, एग्जाम्पल है all monosaccharides, whether they are aldose और कीटोज। ये पॉइंट समझ में आया आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी समझाऊंगा। देखो जैसे यहां पे है ना, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है, और कीटोन क्या है, और फ्रक्टोज क्या है, ये कीटोन है। अब आपको पता है, अगर बात की जाए फैलिंग सॉल्यूशन की और टोलेंस रीजेंट की, तो एल्डिहाइड तो क्या करेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, टोलेंस रीजेंट को भी रिड्यूस करेंगे। लेकिन बात की जाए कीटोन की, कीटोन क्या करेंगे, ना तो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, ना ही टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर फ्रक्टोज तो कीटोन है,
लेकिन फ्रक्टोज फैलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा और टोलेंस रीजेंट को भी रिड्यूस करेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। यह समझ आ गया भाई यहां तक? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। द carbohydrates which cannot reduce Fehling solution and tolerance reagent are known as non-reducing sugars। ठीक है भाई, समझ आ रही बात? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे एक एग्जांपल लिख लेना, सुक्रोज। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे और एग्जांपल अगर आप लिखेंगे डाइसैकराइड के, इसमें माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या है? ये आपके रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देखो सुक्रोज का और माल्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर भी सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और माल्टोज आपका क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका रीजन आपको आगे समझ में आएगा, इसका रीजन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आप जब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसमें लिखेंगे, देख लो, लिख लो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, डाइसैकराइड्स in which aldehyde और ऐसा लिखो, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड in bonding is non-reducing sugar like sucrose and such disaccharide in which एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इज फ्री इज रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल, माल्टोज एंड लैक्टोज। बात समझ में आई? देखो भाई, जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इसका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है ना, वो किस में इन्वॉल्व है? वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अब रिड्यूस कौन करेगा? फेलिंग सॉल्यूशन को या टोलेंस रीजेंट को। तो रिड्यूस करने वाला पार्ट तो क्या हो गया? बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन आपके माल्टोज और लैक्टोज जो है, इनमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप जो रहता है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक पार्ट जो रहता है, वो क्या रहता है? फ्री रहता है, और वो इजीली क्या करेगा? फेलिंग सॉल्यूशन को या टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देगा। सो दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। बात समझ में आ गई? अब इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, इनका स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आपको इतना लिखना है। लिख लिया भाई? अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? reducing nature of glucose and fructose। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रिड्यूसिंग नेचर। देखो भाई क्या होता है, यहां पे सबसे पहले आपको इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक? और फॉर्मूले से भी पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ए पार्ट में रहता है एक्वस CuSO4, और बी पार्ट में क्या रहता है? बी पार्ट में क्या रहता है भाई? यहां पे सोडियम
पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है भाई, और यहां पे और क्या डालते हैं, प्लस NaOH। बात समझ में आ रही है। अब देखो, जब इन दोनों मिक्सर को हम मिक्स करते हैं, इन दोनों मिक्सर को मिक्स करने से यहां पे ये A और B हमने मिक्स कर दिया, A और B मिक्स करने से ये कैसा सॉल्यूशन देगा आपको, यहां पे ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, ये यहां पे ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन है, कैसा है, ब्लू कलर है इसका। अब जब इसमें हम एल्डिहाइड ऐड करते हैं, तो एल्डिहाइड जब ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में ऑक्सीडाइज करेगा, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले। किस में ऑक्सीडाइज कर देगा भाई, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, किसको, एल्डिहाइड को। तो यहां पे होता क्या है, जो ये ब्लू कलर है ना, इसका ब्लू कलर किसके कारण है, यहां पे CuO के कारण इसका कलर होता है ब्लू। फिर ये हो जाएगा रिड्यूस यहां पे, और रिड्यूस होने के बाद यहां पे आपको क्या मिलता है, ब्रिक रेड PPT। क्या मिलता है ये, Cu2O। दिस इज ब्रिक रेड PPT। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब सेम किस में होगा, टोलेंस रिजेंट में होगा। टोलेंस रिजेंट में क्या होता है, देखो ये देखो ऑर्गेनिक का रिवीजन चल रहा है आपका। टोलेंस रिजेंट में क्या होता है, टोलेंस रिजेंट का फॉर्मूला क्या है, एक्वस AgNO3 प्लस NH4OH सॉल्यूशन, ये होता है आपका टोलेंस रिजेंट। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, ये टोलेंस रिजेंट ले लिया, मान लीजिए हमने ये टोलेंस रिजेंट ले लिया यहां पे, तो इसमें क्या किया हमने, एल्डिहाइड डाल दिया, ये एल्डिहाइड डाल दिया। ठीक, तो जब आप एल्डिहाइड डालते हैं तो क्या होगा, यहां पे Ag जो प्लस में था तो Ag यहां पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, और यहां पे क्या बनेगा, साथ में एल्डिहाइड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे सिल्वर ग्रे PPT बनता है। यहां पे सिल्वर, जैसे आपको ना मिरर के जैसा नजर आता है यहां पे, ये देखो सिल्वर ग्रे PPT, ये किसका बनता है, ये आपका किसका बनेगा, बोलो भाई, Ag का बनेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब देखो इनको ध्यान रखने का मेथड मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अगर बात की जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे मान लीजिए आपने लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एक बेंजल्डिहाइड भी रहता है और एक हमारा होता है कीटोन। ठीक है भाई, ये कीटोन है। ठीक, अब देखो यहां पे अगर आपने फेलिंग सॉल्यूशन लिया तो ये क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक, और टोलेंस रिजेंट दिया तो एल्डिहाइड क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन बेंजाल्डिहाइड के केस में फेलिंग सॉल्यूशन बेंजाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसलिए इसका तो आएगा नेगेटिव टेस्ट। लेकिन टोलेंस रिजेंट क्या करता है, बेंजाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसमें आएगा पॉजिटिव टेस्ट। बात समझ में आ रही है। और कीटोन में, कीटोन को दोनों में से ना फेलिंग सॉल्यूशन ना टोलेंस रिजेंट कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है भाई, ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो तो ठीक है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिजेंट ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन फ्रक्टोज में क्या है, फ्रक्टोज में तो कीटोन पार्ट है, इसको ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, तो इसके लिए अपने को इनके स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर हम कौन सा पढ़ते हैं, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहां पे, देखो सिंपल है बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर बनता है। ये अगर यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पे ये OH और ये सेकंड OH इधर लगा है और ये बाकी के OH ऐसे लगे हैं, दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। ठीक है भाई। और ये जो होता ऊपर रहता है CH2OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन का, सेकंड कार्बन रहता है कीटोन की फॉर्म में, और थर्ड कार्बन नीचे से फिर ये ऐसा ही है, नीचे से क्या है, इधर ये OH H
उसके जैसा ही है, बस यहां पे चेंज आएगा। ठीक, यहां पे चेंज आता है, ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज। यहां पे ये नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6, तो ये OH ग्रुप राइट साइड था, सो दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। ठीक है भाई, आगे देखो क्या है। आगे अगर बात की जाए, देखो अब ग्लूकोज जो है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी आपने टोलेंस रिजेंट लिया है या फेलिंग सॉल्यूशन लिया है या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी लेते हैं, तो ये बेसिक होते हैं, अल्कलाइन होते हैं नेचर में, इनमें OH माइनस ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा यहां पे, देखो जैसे अगर बात की जाए किसकी, सबसे पहले ग्लूकोज लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका ग्लूकोज है, अब देखो ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 4। ठीक, तो यहां पे अगर इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की बात की जाए कितने आएंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 आएंगे। अब 16 में क्या होगा, कहीं पे OH ग्रुप इधर होगा, कहीं पे लेफ्ट, कहीं पे राइट, ऐसे चेंज करते रहेंगे, तो ऐसे इसके 16 आइसोमर बनते हैं। बात समझ में आ रही है? ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखो यहां पे बेसिक मीडियम में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेसिक मीडियम में क्या होता है, यहां पे ये OH ग्रुप जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। ऐसा क्यों होता है वो समझाने के लिए देखो मैं बता देता हूं आपको। यहां पे अगर इस कार्बन पे, यहां पे अगर इसकी इनोल फॉर्म हम बनाए, तो इसकी इनोल फॉर्म कैसे बनेगी, देखो यहां पे ये OH बन जाए, ठीक, और यहां पे ये डबल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे ही बनेगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाए, यहां से हाइड्रोजन वहां चला जाए, तो ये बनेगी इसकी इनोल फॉर्म। ये इसकी इनोल फॉर्म बनती है कि नहीं बनती, बोलो भाई? ये बनेगी इसकी इनोल फॉर्म। सॉरी यहां पे नहीं आएगा, अब ये लेफ्ट साइड आएगा, ठीक, और ये होता है राइट साइड में। अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी इनोल फॉर्म है, इनोल नहीं बल्कि क्या है, यहां पे दो OH है, तो क्या बोलेंगे, इन डाइओल है। समझ आ रही बात? ये इन डाइओल है। अब देखो यहां पे ये बॉन्ड यहां भी मूव कर सकता है और यहां भी मूव कर सकता है। अगर यहां पे कीटो फॉर्म बनाते टाइम ये यहां जाएगा तो क्या बनेगा, यहां पे जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो? ये ग्लूकोज बनेगा। और अगर ये यहां आ गया तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो OH ग्रुप है, अब ये कार्बन प्लेनर है, अब ये कार्बन प्लेनर होने के कारण, अब ये कार्बन प्लेनर होने के कारण क्या हो सकता है भाई, ये OH ग्रुप क्या इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। कैसे जाएगा, क्योंकि ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा। भाई टोटोमेरिज्म कैसे होगा, इस बेसिक मीडियम में होगा, तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है, उधर से भी कर सकता है। तो एक केस में ये OH इधर भी आ सकता है और उधर भी जा सकता है। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, इसका एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर और क्या बनेगा, देखो यहां पे एक स्ट्रक्चर तो ये बनता जो कीटो फॉर्म वाला है, ये फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है, ठीक, ये तो फ्रक्टोज बनेगा। डी फ्रक्टोज। बात समझ में आई? अब देखो अब यहां पे क्या होता है, अगर मान लीजिए यहां से इसकी ये वाली फॉर्म ना बना करके मैं दूसरी फॉर्म बनाता हूं, दूसरी फॉर्म में क्या होगा भाई, यहां पे वेट, यहां पे क्या होगा, ये जो CHO ग्रुप है ये तो ऊपर ही रहेगा, ये CHO ग्रुप तो यहां पे ऊपर ही रहेगा, ऐसे बनेगा, ये बनेगा। लेकिन मान लीजिए ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड आ जाए, जब टोटोमेरिज्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ये ग्लूकोज की फॉर्म ये वाली बनेगी। तो जब ये वाली फॉर्म बनती है तो इस फॉर्म में देखो क्या होता है यहां पे, अब ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर किसका बनता है, ये है आपका डी मैनोज, ठीक है भाई, ये डी मैनोज बनता है, जिसमें OH ग्रुप क्या है, लेफ्ट साइड है। ग्लूकोज में क्या था, फर्स्ट OH ग्रुप राइट साइड था। तो ये आपस में ऐसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये आपस में सारे ऐसे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो ये फॉर्म भी ऐसे इक्विलिब्रियम में रहती है। तो होता क्या है, जो ग्लूकोज है और जो ग्लूकोज है, एक तो ग्लूकोज किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, मैनोज के साथ,
और मेनोज 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 ऐसे इसकी इन डाइओल फॉर्म है जो किस में कन्वर्ट हो सकती है, फ्रक्टोज में। तो ये ऐसे फ्रक्टोज के साथ किस में रहेगा भाई, फ्रक्टोज के साथ इक्विलिब्रियम में, और फ्रक्टोज के साथ मेनोज इक्विलिब्रियम में है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहां पे आपका ग्लूकोज भी किसके साथ इक्विलिब्रियम में है भाई, बोलो, ग्लूकोज भी हमारा, अच्छा थोड़ा ठीक से लिखता हूं इसको, एक बार दोबारा लिख रहा हूं, देखो बता देता हूं, थोड़ा बड़ा लिख दिया। देखो यहां पे एक्चुअल में क्या है, ग्लूकोज क्या है, मेनोज के साथ इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज आपका फ्रक्टोज के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, और फ्रक्टोज और मेनोज ये भी हमारे इक्विलिब्रियम में है। तो ये ऐसे ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, कब, बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो क्या होगा, ये क्या था, ये इन डाइओल फॉर्म है, तो इसके चारों तरफ ये ऐसे चक्कर काटते रहते हैं आपस में, मतलब इन तीनों फॉर्म में रहेगा ये, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात, जो फ्रक्टोज है इस फॉर्म में जब आएगा तो इस फॉर्म में इसमें भी जा सकता है, ग्लूकोज में भी और मेनोज में भी जा सकता है। और ग्लूकोज और मेनोज में अगर चला गया तो क्या करेगा, वो फैलिंग सॉल्यूशन को और टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस कर देगा तो हम क्या कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, मेनोज, फ्रक्टोज, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। ये वैसे आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाया है कि फ्रक्टोज कीटोन होते हुए भी कैसे फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है। देखो कीटोन फैलिंग सॉल्यूशन को, टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस नहीं करते, लेकिन फ्रक्टोज ऐसा कीटोन है जो फैलिंग सॉल्यूशन को और टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है। बात समझ में आ गई? अब अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, फ्रक्टोज इज द ओनली कीटोन विच कैन रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिजेंट। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये ऐसा कीटोन है जो फैलिंग सॉल्यूशन को, टोलेंस सॉल्यूशन को, टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहां से हमें समझ में आ गया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, यानी दोनों फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करेंगे। फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिजेंट के साथ दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज कीटोन है, तो दोनों ने फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दिया। अब इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा रिजेंट यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर। तो इसमें क्या रिएक्शन होगी वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो पहले हम लिखेंगे कि अभी हमने क्या सीखा, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, और दोनों फैलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे, रेड पीपीटी देंगे। बात समझ में आ रही है भाई? अब नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज दोनों टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करेंगे और क्या देंगे, सिल्वर मिरर कलर देंगे। ये आपने अभी सीखा है, ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं, Br2 वाटर। तो Br2 वाटर क्या है, ब्रोमीन वाटर क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये क्या करेगा, ग्लूकोज के एल्डिहाइड पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा, उसका COOH ग्रुप बनाएगा और क्या देगा, ग्लूकोनिक एसिड देगा। इसकी रिएक्शन हम आगे देखेंगे, ठीक है भाई। लेकिन यहां पे अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन, यहां पे अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पे ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा और इस फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा रिजेंट यूज करेंगे, ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम ग्लूकोज पढ़ेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले तो इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी OH ग्रुप ऐसे प्रेजेंट होंगे। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है,
और इसमें लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन यानी लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। और डी के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया प्लस, डी प्लस ग्लूकोज। और क्या लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं कैपिटल डी ब्रैकेट में स्मॉल डी ग्लूकोज। यहां पे स्मॉल डी या प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ये बताता है कि ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या लिखेंगे, यहां पे लिखना डी और स्मॉल डी और प्लस इंडिकेट्स ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो स्मॉल डी रहता है इसका मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो स्मॉल एल रहता है उसका मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, और लीवो रोटेटरी क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। यह आपको पता है, आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे लिख लेना, सबसे पहले ये जरूर लिखना, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एंड कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी एक ही बात है, कैपिटल एल और स्मॉल एल एक बात है। देखो, जो डी है आपका, डी आपका डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लियो भी हो सकता है, और एल जो है वो भी आपका डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लियो भी हो सकता है। ये बात हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ी है, ये बात अच्छे समझ में आती है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो कितने कायरल सेंटर है टोटल, 1 2 3 4। तो ये हमारा अनसिमेट्रिक कंपाउंड है जिसमें 4 कायरल सेंटर है। ये नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, 4 है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे इसके, बोलो भाई, 2 टू द पावर 4, यानी टोटल कितने होंगे, 16। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला मेथड कौन सा है, सबसे फर्स्ट मेथड लिखो, फ्रॉम सुक्रोज। फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से कैसे प्रिपेयर करते हैं भाई, सुक्रोज से प्रिपेयर करने का मेथड क्या है, ये आपका सुक्रोज है C12H22O11। इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा ग्लूकोज और एक क्या मिलेगा, बोलो भाई, एक मिलेगा फ्रक्टोज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट है क्या, ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने पहले भी आपको सिखाया था और पहले भी ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ चुके हैं, यहां पे हाइड्रोलिसिस आप इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए, सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च। अब स्टार्च में आप क्या करते हैं भाई, स्टार्च में यहां पे क्या करेंगे, ये स्टार्च का फॉर्मूला है, ये स्टार्च का फॉर्मूला है, यहां पे 10 आएगा, ठीक है भाई, ये स्टार्च का फॉर्मूला है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या मिलेगा, ये N मोल ग्लूकोज के देगा, N मोल ग्लूकोज के देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर लेंगे ना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखो भाई, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब बात यह है, जब हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था तो 6 के 6 कार्बन को हमने एक स्ट्रेट चेन में रखा। तो अब हम इस बात को प्रूव करेंगे कि ये 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में क्यों है। फिर इसमें हमने ये बताया कि एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है,
कार्बोनिल ग्रुप क्यों प्रेजेंट है, और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है ना कि कीटोन, तो कीटोन की जगह एल्डिहाइड हमने क्यों रखा। फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर में हमने 5 OH ग्रुप रखे थे, तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस बात को भी हम प्रूव करेंगे। और प्रूव कैसे करेंगे, रिएक्शंस की हेल्प से करेंगे। अब 1 बाय 1 रिएक्शन करते जाएंगे और एक एक बात को प्रूव करते जाएंगे। तो अब देखो, सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड also known as डेक्सट्रोज। ठीक है भाई, अब सभी रिएक्शंस हम करेंगे 1 बाय 1, आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। देखो, जब ग्लूकोज को हम HI के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है भाई, यहां पे HI के साथ हीट करने पे हमें एन हेक्सेन मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है। और एन हेक्सेन क्या है भाई, इसमें सारे कार्बन क्या होंगे, एक स्ट्रेट चेन में है। तो अब देखो, ये आपको प्रोडक्ट में सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में मिले हैं, यानी आपके रिएक्टेंट के भी सारे कार्बन किस में रहे होंगे, स्ट्रेट चेन में रहे होंगे। भाई यहां पे HI किसका काम करता है, HI तो ओनली क्या करेगा, जो अल्कोहलिक ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ब्रांचिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी इसका मतलब यहां पे प्रोडक्ट आपको अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मिला है तो यहां पे रिएक्टेंट में भी सारे कार्बन क्या रहे होंगे, स्ट्रेट चेन में रहे होंगे। तो यानी यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट प्रूव्स, लिखो मेरे साथ साथ, इट प्रूव्स all 6 carbon in glucose are in straight chain, are in straight chain। ठीक है भाई, अब सेकंड हमें यह प्रूव करना है, ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज हैव कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो, कार्बोनिल ग्रुप के लिए आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन को प्रूव करना पड़ेगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में देखो हम क्या करते हैं भाई, हम यहां पे क्या बताते हैं, ये अगर यहां पे कोई कार्बोनिल ग्रुप है, किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं, तो ये क्या देगा, बोलो क्या देता है भाई, यहां पे क्या बनता है, ऑक्जाइम बनेगा। इसमें कोई डाउट है क्या, यहां पे ऑक्जाइम बनता है, एल्डिहाइड है तो एल्डोक्साइम बनता है, और कीटोन है तो कीटोक्साइम बनता है। सिमिलरली जब यहां पे किसी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हम HCN के साथ करवाते हैं तो यहां पे हमें क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन मिलता है। इस बात का आपको पता है। अब देखो, यहां पे जब ग्लूकोज की रिएक्शंस करवाई गई, जब ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, पहले तो किसके साथ करवाई गई, पहले इसकी रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, बोलो भाई, पहले करवाई गई हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो यहां पे हमें क्या मिला, ऑक्जाइम मिला। यानी ये किस बात को प्रूव करता है कि हमारे ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और जब यहां पे ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ करवाई गई तो यहां पे हमें क्या मिला, साइनोहाइड्रिन मिला। यह भी किस बात को प्रूव करता है, ये दोनों रिएक्शन किस बात को प्रूव करती है भाई, ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बोथ रिएक्शंस प्रूव दैट ग्लूकोज हैव कार्बोनिल ग्रुप। बात समझ में आ रही है भाई। अब नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है, एल्डिहाइड है ना कि कीटोन है। तो ये हम नेक्स्ट रिएक्शन में प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई गई तो हमें क्या मिला, हमें एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिला जिसका नेम क्या था, ग्लूकोनिक एसिड।
यहां पे Br2 वाटर के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना आपको और नेम भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में है, इसलिए एज इट इज आपको याद करनी है, और ये नेम भी याद रखना है ग्लूकोनिक एसिड का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो यहां पे जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया और इसने ग्लूकोनिक एसिड दिया। ठीक, देखो अब आप कहेंगे सर तो हमें कैसे पता चला कि ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ब्रोमीन वाटर क्या है, ब्रोमीन वाटर क्या है, ब्रोमीन वाटर है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये एल्डिहाइड को तो एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए हमें पता चला जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ना कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन प्रूव्स ग्लूकोज हैव CHO ग्रुप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है रिएक्शन विद HNO3। इस रिएक्शन में आपको ध्यान देना है, देखो एक बार मेरी तरफ देखो, यहां पे ग्लूकोज की रिएक्शन आपने ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई तो क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड मिला। फिर ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन फर्दर जब हम HNO3 के साथ करवाते हैं तो क्या मिलेगा भाई, यहां पे आपको डाइओइक एसिड मिलता है। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं HNO3 के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहां पे जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको डाइओइक एसिड मिलता है, जिसका नेम क्या है, सैकरिक एसिड। ये नेम ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो एक तो ये हुआ, लेकिन जब इसकी रिएक्शन यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने डायरेक्ट क्या किया, ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज की रिएक्शन डायरेक्ट किसके साथ करवाई, HNO3 के साथ करवाई, तब भी हमें क्या मिला बोलो भाई, तब भी हमें क्या मिला, सैकरिक एसिड मिला। यानी ये इस बात का प्रूफ है कि इसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, क्योंकि HNO3 क्या है भाई, HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये बात कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या, इससे क्या प्रूव होता है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखने के बाद हम यहां पे लिखेंगे दिस रिएक्शन प्रूव्स, दिस रिएक्शन, ऐसे लिख लो, रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3 proves, with HNO3 proves it have one degree alcoholic group, one degree alcoholic group या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। बात समझ में आ रही है? तो ये भी प्रूव हो गया अपना। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें प्रूव करना है कि इसके पास 5 OH ग्रुप है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फिफ्थ, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड, एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक, एक ही बात है, मेनली यही लेते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, बोलो भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है,
ये ले सकते हैं, या इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड ले सकते हैं। तो यहां पे देखो, इसमें हमें जो कंपाउंड मिला फाइनली, उस कंपाउंड में 5 तो एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट थे, 5 क्या थे, एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट थे। अब यहां पे अब देखो, अब इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। देखो, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, या यहां पे एसिटाइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, लाइक एसिटाइल क्लोराइड, तो यहां पे क्या होता है, एस्टर मिलता है। यहां पे क्या मिलता है अपने को, एस्टर मिलता है। समझ आ रही बात। और यहां पे एस्टर कौन सा बनता है, ये वाला एस्टर आपका बनता है जिसमें एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो यहां पे इस प्रोडक्ट में जो 5 एसिटाइल ग्रुप मिले हैं, वो इस बात का प्रूफ है कि हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये बात चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, 5 एसिटाइल ग्रुप, या ऐसा लिख लो, हाँ सीधा ये लिख लो, 5 एसिटाइल ग्रुप इन प्रोडक्ट proves that glucose have 5 OH ग्रुप। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी सारी रिएक्शंस जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। देखो, फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया था, जब ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करवाई तो हमें एनहेक्सेन मिला, यानी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मिला, जो इस बात का प्रूफ है कि जो हमारे 6 कार्बन है ग्लूकोज में, 6 के 6 कार्बन क्या है, एक स्ट्रेट चेन में है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, सेकंड रिएक्शन में हमने क्या बताया कि इसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। वो कैसे बताया, जब ग्लूकोज की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाई तो उसने क्या बनाया, एक ऑक्जाइम बनाया। और जब इसकी रिएक्शन हमने HCN के साथ करवाया तो यहां पे अपने को साइनोहाइड्रिन मिला। ये क्या है, साइनोहाइड्रिन। तो ये किस बात के प्रूफ है भाई, यहां पे हमारे ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो हमने किस बात से प्रूव किया, इसकी रिएक्शन जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिला, ग्लूकोनिक एसिड मिला। तो ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब देखो, ग्लूकोज को जब ब्रोमीन वाटर ने ऑक्सीडाइज किया तो वो इस बात का प्रूफ था कि यहां पे इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ना कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। तो ये लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट जब हमने इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई, जो यहां पे ये ग्लूकोनिक एसिड जो बना था, फर्दर इसकी रिएक्शन हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ जब करवाई तो इसने डाइओइक एसिड बनाया। डाइओइक एसिड कैसे बना, एक तो पहले से ही था, एक और COOH बनाया। तो इससे हम समझ गए कि यहां पे इसके पास एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो वो हमें पता चलता है कैसे, देखो भाई, यहां पे जब आपने डायरेक्ट ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 के साथ करवा करके देखी तो उस केस में भी इसने क्या दिया, सैक्रिक एसिड दिया, डाइओइक एसिड दिया। तो इससे हम समझ गए कि इसमें एक CHO ग्रुप के साथ साथ एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। फिर इसकी रिएक्शन जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाई तो हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें 5 एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट थे, जो इस बात का प्रूफ है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो, जो अभी हमने पढ़ा था वो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर था, इसमें एक CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है, और अगर इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको एल्डिहाइड के सारे टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए। लेकिन जब ग्लूकोज का 2,4-DNP टेस्ट किया गया, सिफ टेस्ट किया गया और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट किया गया तो इसने तीनों ही टेस्ट नहीं दिए, जो इस बात का प्रूफ है कि ये ओनली ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद जो इसका पेंटा एसीटेट प्रोडक्ट बना था, ये था इसका पेंटा एसीटेट प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट। तो जब इसकी रिएक्शन
फर्दर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाई गई तो इसने भी यहां पे ये रिएक्शन नहीं दी, जो इस बात का प्रूफ है कि हमारे ग्लूकोज में फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इन दोनों बातों से पता चलता है कि ग्लूकोज ओनली ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो पहले तो जो बातें मैंने आपको समझाई है आप ये लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। लिखो भाई, पहले तो हेडिंग लिखो, फिर इसके बाद मेरे साथ साथ लिखना है। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप बट it do not give 2,4-DNP test, 2,4-DNP test, SIF test and do not form white crystals when treated with sodium hydrogen bisulfite। ठीक है भाई। और सेकंड पॉइंट क्या था? when penta acetate product of glucose is treated with hydroxyl amine, it do not react which proves that free CHO group is not present in penta-acetate product of ग्लूकोज। अब इन दोनों बातों से हमें यह पता चला कि ग्लूकोज ना कि ओनली ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, बल्कि क्या है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। अब both above reasons proves that glucose have cyclic structure also। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फिर आगे कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज का हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इससे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। देखो भाई कैसे बनाना है, यह आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। एक बार आपको अच्छे समझ में आ गया, फिर आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये क्या है, दिस इज D+ ग्लूकोज। इसको जानते हो आप अच्छी तरह, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे जो ग्लूकोज है, इसके पास ये OH ग्रुप है और सभी OH में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है भाई। और यहां पर अगर बात की जाए
कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन कैसे, थोड़ा ऑर्गेनिक का रिवीजन करो। देखो ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहां पे जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, अल्कोहल के साथ करवाई जाती है, तो यहां पे क्या होता है, ये देखो ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये ऐसे टूटेगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो जैसे ही कार्बन को डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, देखो भाई यहां पे ये बनता नजर आएगा आपको, ये बनता नजर आएगा, और यहां पे इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा और यहां पे इस ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। तो जैसे ही उस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो वो H+ की छुट्टी कर देगा, इस पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और ये H+ आकर के इस O- से अटैच हो जाएगा, तो ये बनता है, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। ठीक है भाई, हेमी एसिटल। यहां पे आपने एल्डिहाइड लिया है तो ये हेमी एसिटल बना है, और यहां पे अगर आप कीटोन लेते हैं, हाइड्रोजन की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हेमी कीटल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। और यहीं पे अगर देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, ये आपने देखा है, जब डाईऑल इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है, तो एल्डिहाइड के केस में क्या कहलाता है, एसिटल। और अगर बात की जाए कीटोन के केस में ये क्या कहलाता है, कीटोन के केस में ये कीटल कहलाएगा। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब अपने को ओनली बेसिक नॉलेज चाहिए, वो आपको इस रिएक्शन से मिल रही है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इसको यहां से हटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूट सकता है। तो यहां पे ग्लूकोज में, ग्लूकोज का 5th कार्बन का OH ग्रुप अपने लोन पेयर इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो क्या केस बनेगा, देखो भाई ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, आगे से भी डोनेट कर सकता है और पीछे से भी डोनेट कर सकता है। तो इसमें दो केस बनेंगे। वो कैसे बनते हैं वो पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं, तब तक आपको एक बात सोचनी है कि सर ने 5th कार्बन के OH ग्रुप से ही लोन पेयर डोनेट क्यों करवाया, 4th से क्यों नहीं करवाया, 6th कार्बन के OH ग्रुप से क्यों नहीं डोनेट कराया, ये आपको सोचना है। तब तक मैं यहां पे स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये स्ट्रक्चर बनेगा, सोचो भाई सोचो तब तक, जब तक मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आपका काम है सोचना, जितना सोचोगे उतना बेनिफिट रहेगा, उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है भाई, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे नंबरिंग भी लिख देते हैं, नंबरिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक, तो अगर एक तो ये केस बना, दूसरे केस में मान लीजिए अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो उस केस में क्या बनेगा, यहां पे ये OH ग्रुप इस साइड आएगा, H इस साइड आएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, और ये 5th कार्बन का OH ग्रुप क्या करेगा, यहां पे साइकिल बनाएगा, रिंग बनाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, कर लेंगे, सोचो बोलो, हो जाएगा। अब देखो ये ऐसे बनेगा, सॉरी ये ऐसे रिंग बनेगी। ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो यहां पे भी नंबरिंग कर देंगे, ये है 1st, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th कार्बन। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि 5th कार्बन ने ही यहां पे 5th कार्बन के ऑक्सीजन OH ग्रुप के ऑक्सीजन ने ही अपना लोन पेयर क्यों डोनेट किया, 4th के ने, 3rd के ने या 6th कार्बन के ने क्यों डोनेट नहीं किया। देखो ध्यान से देखो, अब यहां पे जो रिंग बनी है, इस रिंग में कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 और 6th है ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि 6th मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, 5 मेंबर रिंग से भी, 4 मेंबर रिंग से भी, 7 मेंबर रिंग से भी, 8th मेंबर रिंग से भी, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है।
इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए यहां पे 6 मेंबर रिंग बनेगी। 5th कार्बन का ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब देखो यहां पे जो ये बनता है ना, दिस इज कॉल्ड अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड दिस इज कॉल्ड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और ये बीच में जो मैं डैश लगा रहा हूं ना, ये मत बोल देना ये माइनस है ना, इसका मतलब बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कैसे बनेगा, भाई हम क्या करते हैं, जब हम अल्फा ग्लूकोज बनाते हैं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, ग्लूकोज का, एट 303 केल्विन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और यहां पे ये कैसे बनता है, यहां पे हम क्या करेंगे, हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे ग्लूकोज का एट 371 केल्विन, तो उससे क्या मिलता है, बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहां पे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इसका एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये कार्बन जो है, इन पे 2-2 एटम लगेंगे, ऐसे बॉन्डिंग होगी, ठीक। ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। तो अब ये स्ट्रक्चर ऐसा कैसे दिखेगा, देखो यहां पे ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर में ये आपकी साइक्लिक है, ये आपकी रिंग है, रिंग के बाहर जितने भी एटम्स है, OH है या हाइड्रोजन है, OH ग्रुप या हाइड्रोजन है, तो वो सारे क्या आएंगे, यहां पे ऊपर की साइड आएंगे, इन बॉन्ड पे ऊपर की साइड आएंगे। और जितने इनसाइड द रिंग है वो आप सारे नीचे लिख देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, इनसाइड है तो नीचे आएगा, OH आउटसाइड है तो ऊपर आएगा। नेक्स्ट में हाइड्रोजन आउटसाइड है तो ऊपर आएगा, OH इनसाइड है तो नीचे आएगा। नेक्स्ट में OH ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा। फोर्थ कार्बन पे H आउटसाइड है तो ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ कार्बन पे, अब फिफ्थ कार्बन पे जब आप देखेंगे हाइड्रोजन आउटसाइड है, लेकिन जो ये CH2OH ग्रुप लगा है ना, ये इनसाइड नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, CH2OH ग्रुप को ऊपर लिख देंगे और हाइड्रोजन को नीचे लिख देना। बात समझ में आ रही है, दोनों केस में हम यही करेंगे। फिर डिफरेंस कैसे समझ में आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस अभी आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। तो अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इसका कैसे बनेगा, इसमें भी ऐसे ही बनाना है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहां पे ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये रिंग है, अब यहां पे ऐसे बॉन्डिंग नजर आएगी आपको, ये ऐसे बॉन्डिंग होगी, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब इसमें बोलो भाई OH क्या है, इनसाइड है फर्स्ट कार्बन पे तो नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। नेक्स्ट में क्या है, OH इनसाइड है तो नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। नेक्स्ट केस में क्या है, OH यहां पे आउटसाइड है तो ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट केस में फोर्थ कार्बन पे क्या है, OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। फिफ्थ कार्बन पे क्या है, वही लिखना है, हाइड्रोजन नीचे और CH2OH ऊपर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे ये है अल्फा और वो है बीटा, अब इनकी पहचान कैसे करनी है। अगर बात की जाए पहचान की तो देखो यहां पे ये जो CH2OH ग्रुप है और ये जो फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप है, अगर ये अपोजिट साइड है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो अल्फा, और यहां पे अगर ये एक CH2OH ऊपर है और OH भी ऊपर है, यानी दोनों ऊपर की साइड है, तो क्या बोलेंगे, बीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो यहां पे एक पॉइंट और है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इनको हम दूसरा नेम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरोनोज। ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो नेम लिखेंगे, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरोनोज, ग्लूकोपायरोनोज, ठीक। और ये है बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरोनोज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इनका नेम ऐसा क्यों पड़ा, देखो क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें 6 मेंबर रिंग रहती है,
उसमें एक ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसका नेम क्या है, पायरान। तो उसी के नेम पे इनका नेम पड़ा है अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। इसके सिमिलर नजर आते हैं ये, इसलिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज पायरान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर लेंगे ना भाई। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पे लिखना चाहते हैं, अगर ये लिखना चाहते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरनोज इज ऑब्टेन्ड बाई, यहां पे सीधा लिख लो क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे नेम आपने लिख रखा है, सीधा लिखो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम hot and saturated solution of beta D glucose, solution of D plus glucose at 371 केल्विन। और इसमें क्या लिखेंगे, obtained from, इसमें क्या लिखना है, obtained from concentrated solution of D plus glucose at 303 केल्विन। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब यहां पे एक पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जो अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज है इसका जो रोटेशन होता है, जो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, तो इसका रोटेशन कितना आता है, इसका रोटेशन आता है 112.2 डिग्री। और यहां पे बीटा का जो रोटेशन आता है, बीटा का जो रोटेशन आता है वो आता है आपका 50, बीटा का रोटेशन आएगा 18 पॉइंट समथिंग, 18.7 अप्रोक्स इतना डिग्री आएगा। अब देखो, जब आप D प्लस ग्लूकोज का सॉल्यूशन, D प्लस ग्लूकोज को वाटर में डालते हैं तो वहां पे क्या होता है भाई, अल्फा ग्लूकोज भी बनता है और बीटा ग्लूकोज भी बनता है। तो थोड़ी देर जब उस सॉल्यूशन को हम छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर सॉल्यूशन को छोड़ने के बाद क्या है, वहां पे अल्फा और बीटा में इक्विलिब्रियम हो जाता है। और इक्विलिब्रियम होने के कारण जो ये नेट रिजल्ट आता है, आपका नेट रोटेशन का जो रिजल्ट आता है, यहां पे क्या होगा, अल्फा और बीटा में दोनों में क्या होगा, दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, जिसके कारण नेट रोटेशन जो लाइट का आएगा वो आएगा 52.5 डिग्री। ठीक है भाई। और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। समझ आ गया? होता क्या है, आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को वाटर में ऐड कर दिया, उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर उसमें क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज भी बनेगा और बीटा डी ग्लूकोज भी बनेगा। तो वो आपस में क्या करते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो होना चाहिए था इसका रोटेशन ज्यादा है, इसका कम है, तो कुछ अलग आएगा, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम करके इसकी 36% अमाउंट होती है और इसका क्या है 64% अमाउंट होती है। तो जो नेट रिजल्ट कितना देते हैं 52.5 डिग्री। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपको नोट डाउन करना है, एक बार इसको लिख लो, फिर इसके बाद हमें फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो फ्रक्टोज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर एक बार फिर से नोट डाउन करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। कैसे करते हैं भाई, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने में क्या क्या मिलता है, एक तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, 1 मोल तो ग्लूकोज का मिलता है और 1 मोल फ्रक्टोज का मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है। भाई ग्लूकोज में तो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है।
ये ऐसे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, हमने पढ़ा था। अब देखो इस स्ट्रक्चर में ओनली ऊपर डिफरेंस आएगा, नीचे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है जिसका नेम क्या है, डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, डी माइनस फ्रक्टोज लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डी ब्रैकेट में स्मॉल एल फ्रक्टोज। और एल का मतलब आपको पता है ये क्या है, इट इज लेवोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी यानी ये लाइट को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेवो बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब नेक्स्ट देखो, हम यहां पे लिखेंगे फ्रक्टोज ऑल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। नेक्स्ट यहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो फ्रक्टोज ऑल्सो, ये तो ओपन स्ट्रक्चर था, फ्रक्टोज ऑल्सो एग्जिस्ट इन टू साइक्लिक फॉर्म्स। वो हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। और यहां पे अगर आप ये पॉइंट लिखना चाहते हैं एक फ्रक्टोज के बारे में, ये लिख लो, फ्रक्टोज हैव कीटोन ग्रुप yet it reduce Fehling solution and tolerance reagent, so it is called reducing sugar। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो हम बनाएंगे, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा कि हमने ग्लूकोज के केस में बनाया था। ये फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, डी माइनस फ्रक्टोज। डी क्यों बोला, क्योंकि लास्ट कायरल सेंटर जो है उस पे OH ग्रुप राइट साइड है। और माइनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज आपका लेवोरोटेटरी है, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये जो 5th कार्बन है, देखो अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, 5th कार्बन का OH ग्रुप क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहां पे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को डोनेट करेगा। अब यहां पे देखो दो केस बन सकते हैं, यहां पे कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन क्या है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, आगे से भी डोनेट कर सकता है, पीछे से भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये प्लेनर है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों केस अपने को बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस में मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूं, यहां पे ये कार्बन है, इस पे ये CH2OH है और इस साइड ये OH ग्रुप है। फिर नेक्स्ट ये कार्बन जो हैं इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। और 5th कार्बन का यानी इस कार्बन का ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पे साइकिल बनाएगा, रिंग बनाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऐसे रिंग बनाएगा भाई। ठीक है, समझ आ रही बात। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अब इधर वाले केस में देखो, एक केस क्या बन सकता है भाई, कैसे बनेगा, यहां पे क्या है, एक बार मान लीजिए आगे से अटैक करके ये वाला केस बना है, OH इस साइड आया है, मान लीजिए पीछे से अटैक करेगा तो 2D में कैसे दिखाएंगे, OH को उस साइड दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो भाई ये ऐसे बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको अच्छे समझ में आता है, ये बनेगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपको अच्छे समझ में आ गए फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, यहां पे देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कहलाता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, और वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एक बार आप बोर्ड में फोकस करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया
पूरी लाइफ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, आपको आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इधर भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पे जो हमारी रिंग बनती है वो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, यानी इस बार 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ध्यान से बनाना है, ये बनेगा, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। यहां पे देखो ये ऐसे बॉन्डिंग दिखाएंगे। अब देखो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, यानी उसको सेकंड बोलेंगे क्योंकि इस बार फर्स्ट कार्बन तो क्या है, ब्रांचिंग में आ गया ना, रिंग में है ही नहीं। तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। और इसके बाद सिक्स्थ कार्बन कहां जाएगा, सिक्स्थ कार्बन कहां आएगा, कहीं भी आ जाएगा, वो चेक करेंगे कहां पे आएगा। अब देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहां पे जो आपके रिंग में इनसाइड द रिंग है वो नीचे लिखे जाएंगे। जैसे ये क्या आएगा, नीचे आएगा CH2OH, और यहां पे इसका OH कहां आएगा, ऊपर आएगा। नेक्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे भाई, यहां पे हाइड्रोजन क्या है, इनसाइड द रिंग है, तो नीचे आएगा, OH ऊपर आएगा। फोर्थ कार्बन पे क्या है, OH इनसाइड द रिंग है, इसलिए नीचे आएगा और H ऊपर आएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो, यहां पे मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोजन आपको नीचे रखना है क्योंकि यहां पे रिंग में तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम बता नहीं पाएंगे, और CH2OH ग्रुप को ऊपर रखना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला केस देखो क्या बनेगा, नेक्स्ट वाले केस में यहां पे हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा सा बोर्ड को एडजस्ट कर लेते हैं। यहां पे देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस बार स्ट्रक्चर कैसे बनाना है पहले समझ लो अच्छे से, बाद में नोट डाउन करना है क्योंकि समझना जरूरी है। नोट डाउन तो आप NCERT से भी कर सकते हैं। देखो ये सेकंड कार्बन है, इस पे ये बॉन्डिंग ऐसे होगी, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड कार्बन कौन सा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला कार्बन, ठीक। अब इस पे देखो OH ग्रुप क्या है, इनसाइड द रिंग है, तो नीचे आएगा, और CH2OH आउटसाइड है, तो क्या होगा, ऊपर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये हाइड्रोजन क्या है, थर्ड कार्बन पे इनसाइड द रिंग, नीचे आएगा, OH ऊपर आएगा। सिमिलरली फोर्थ में क्या है, OH नीचे आएगा और H ऊपर आएगा। और फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा, H नीचे लिखते हैं, CH2OH ग्रुप को ऊपर लिखते हैं। अब देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आपको दिए जाए तो डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अल्फा है और कौन सा बीटा है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल, देखो मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं। यहां पे ध्यान से देखना, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये कहां पे है, ये है, समझ आ रही बात, ध्यान से देखना। ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है ये है, और यहां पे कौन सा है, ये वाला है, और उस केस में ये वाला है। तो अब मेरी बात सुनना, सेकंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो किसका है, कार्बोनिल ग्रुप का है, कार्बोनिल ग्रुप से आया है, तो ये OH ग्रुप, ठीक है, और ये CH2OH ग्रुप अगर दोनों सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, बीटा, और दोनों अगर अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे भाई, अल्फा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बीटा, और यहां पे अल्फा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया, क्योंकि ये कल आपके बहुत काम आएगा। NCERT में एक स्ट्रक्चर दिया गया है आपका, मैं बता देता हूं, मेरे पास NCERT है, उम्मीद है आपके पास भी होगी। इसने नेक्स्ट पेज पे देखो, फ्रक्टोज के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है सुक्रोज का, इसमें यहां पे इसने बीटा डी फ्रक्टोज जो लिखा है वो इसने उल्टा करके लिखा है। उल्टा करके कैसे, यहां पे इस स्ट्रक्चर में, यहां पे इसका फिफ्थ कार्बन राइट साइड है, इसने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये इसने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो इसका ऐसा बना हुआ है। यहां पे OH आया, तब इसने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया, ये CH2OH ऊपर गया। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो यहां पे आप देखेंगे कि दोनों OH, ये OH ग्रुप और CH2OH कैसे पता चलेगा भाई, ये नंबर 1 ये है, ये नंबर 5th ये है, या सेकंड ये है, 5th ये और सेकंड ये भी तो हो सकता है।
आपको इस बात का ध्यान रखना है भाई मिनिमम नंबर कहां पे आएगा, जो OH ग्रुप किसका है, बोलो कार्बोनिल ग्रुप का है, यानी इसी साइड से आएगा, या ऐसे ध्यान रख लो फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा, H और OH होंगे, ये मैंने आपको सिखाया है। तो देखो इसमें उल्टा कर दिया उसने स्ट्रक्चर, इसमें मैंने H नीचे लिखा था, इसमें ऊपर आ गया, CH2OH नीचे चला गया, इसमें OH नीचे है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं लेनी है। कैसे पहचानना है भाई, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन जो OH बनाएगा और जो फिफ्थ कार्बन पे CH2OH है सेम साइड है तो क्या, बीटा। तो इस जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक बार IIT ने भी यही किया था कि स्ट्रक्चर को उल्टा बना करके दे दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर को एज इट इज रट के जाते हैं। तो एज इट इज जब आप रट के जाते हो तो प्रॉब्लम ये आती है, वहां पे आपको ये समझ में नहीं आता कि ये अल्फा है या बीटा है। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों केस में, इस केस में भी ये आपका ग्लूकोज वाला जो स्ट्रक्चर था, ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर के केस में भी ध्यान रखना है, यहां पे बल्कि आप ऐसे ही बनाएंगे कि ये ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल ग्रुप का, ये वाला ऑक्सीजन हर जगह, इस ऑक्सीजन का OH ग्रुप और ये CH2OH, इस ऑक्सीजन का OH ग्रुप और ये CH2OH फिफ्थ कार्बन पे अगर सेम साइड होंगे तो बीटा, अपोजिट साइड होंगे तो अल्फा। बस ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखो। फिर स्ट्रक्चर चाहे आपको उल्टा करके दे, चाहे स्ट्रक्चर आपको सीधा करके दे, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर लेंगे ना भाई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे एक स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, दिस इज फ्यूरान, ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, इसका नेम है फ्यूरान। अब देखो यहां पे पेज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपको फ्यूरान के जैसे नजर आते हैं या नहीं आते? बोलो भाई, नजर आते हैं ना? तो यहां पे इन दोनों का, यहां पे अगर बात की जाए, इसका नेम क्या बोला जाएगा, बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ना भाई। ये आपके स्ट्रक्चर थे जो अब आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और लिखना आप, यहां पे जहां पे आपने लिखा था लेबोरेटरी है, तो इसका थीटा कितना आता है, अप्रोक्स -92.5 डिग्री के आसपास, -92.5। एग्जैक्ट मैं एनसीईआरटी में देख के आपको बता देता हूं, इसमें आता 92.4 डिग्री लिखा है इसने। कितना आएगा? 92.4 डिग्री। जो एनसीईआरटी में लिखा है एग्जैक्ट वही लिख लो। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जो इसका नेट रोटेशन कितना आता है, थीटा इज इक्वल टू -92.4 डिग्री। अच्छा, यहां पे एक बात और अगर आप लिखना चाहें, जैसे आपने लास्ट पॉइंट लिखा था यहां पे, देखो यहां पे म्यूटा रोटेशन लिखा था, एक पॉइंट ये भी जरूर लिख लेना, ऑल रिड्यूसिंग सुगर्स सोज म्यूटा रोटेशन। ठीक है भाई, सभी रिड्यूसिंग सुगर्स में म्यूटा रोटेशन होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है भाई। अब आपको ये स्ट्रक्चर बनाने हैं, वीडियो पॉज करके आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए रिवीजन की, तो आज हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया है। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल की बेसिक डेफिनेशन लिखी, उसके एग्जांपल लिखे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट और लिपिड, ये हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था, इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखी थी जो आपको ध्यान रखनी है। फिर इसका क्लासिफिकेशन किया था, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में कौन से आएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ये ऐसे लगभग 20 नॉन मोनोसैकेराइड नेचर में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था मोनोसैकेराइड को फर्दर हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ट्राइओज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज। और ऐसे ही अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो क्या बोलेंगे, एल्डो, उनके आगे प्रीफिक्स लगाएंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटो है तो कीटो प्रीफिक्स आएगा। जैसे क्या है, एल्डो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज।
ये आपने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट इसके बाद है ओलिगोसैकेराइड्स, इसमें कौन से आते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ऐसे आएंगे। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 यूनिट तक आपको मोनोसैकेराइड देते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। इनमें मोस्ट फेमस कौन से हैं, डाइसैकेराइड्स है। इसके एग्जांपल है सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, लेकिन जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये मैंने ग्लूकोज की 2 यूनिट मिलती है। फिर नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पे 10 से ज्यादा यूनिट मोनोसैकेराइड्स की देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करने पे आपको n यूनिट ग्लूकोज की मिलेगी। और एक लाइन मैंने आपको ये भी लिखवाई थी, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट सो दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। भाई रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कौन से कहलाएंगे, जो फेलिंग सॉल्यूशन को और टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करेंगे, उनको क्या, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जांपल है सभी मोनोसैकेराइड्स क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, चाहे वो एल्डोज हो चाहे वो कीटोज हो। और इसमें इसके एग्जांपल हमने लिखे थे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और डाइसैकेराइड में लिखे थे मेल्टोज एंड लैक्टोज। फिर नेक्स्ट इसके बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर, भाई ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस नहीं करते, उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। एग्जांपल है सुक्रोज। यहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी, भाई डाइसैकेराइड, ऐसे डाइसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो वहां पे उनका एल्डिहाइड ग्रुप फेलिंग सॉल्यूशन या टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल है सुक्रोज। और ऐसे डाइसैकेराइड जिनका एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री प्रेजेंट है, यानी फेलिंग सॉल्यूशन या टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करने के लिए अवेलेबल है, वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जांपल है मेल्टोज और लैक्टोज। नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहां पे मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, पीछे का रिवाइज कराया था। मैंने आपको फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बताया था। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, भाई फेलिंग सॉल्यूशन में जब आप एल्डिहाइड डालते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन का ब्लू कलर से कैसा कलर चेंज हो जाता है, ब्रिक रेड। यहां पे होता क्या है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 रहती है CuO में। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2O में, +1 में चला जाता है, +1 में चला जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। सिमिलरली टोलेंस रिजेंट में क्या होता है, भाई टोलेंस रिजेंट में क्या है, जब एल्डिहाइड डालते हैं आप तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा Ag+ से Ag में, जो सिल्वर ग्रे पीपीटी बनाएगा टेस्ट ट्यूब में। समझ आ रही बात। ये आपको ऑर्गेनिक का रिवीजन करवाया है। फिर मैंने आपको बताया था, देखो जो एल्डिहाइड है वो फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिजेंट दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे, लेकिन बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता लेकिन टोलेंस रिजेंट टेस्ट देता है, और कीटोन दोनों ही नेगेटिव टेस्ट देते हैं। लेकिन फ्रक्टोज ऐसा कीटोन है जो आपका क्या करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है, टोलेंस रिजेंट टेस्ट भी देता है। उसके बाद मैंने आपको रीजन समझाया था, पहले इसके स्ट्रक्चर बताए थे ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, फिर इसके बाद मैंने पूरा रीजन आपको समझाया था। इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वैसे ही एक्सप्लेन किया था। बस आप तो इतना याद रखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कीटोन होते हुए भी फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करेगा। फिर नेक्स्ट क्या बताया था, नेक्स्ट है ग्लूकोज। अच्छा, ये मैंने फिर से रिवाइज करवाया था आपको। मैंने ये बताया था, अगर फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिजेंट से हम ग्लूकोज फ्रक्टोज को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, तो कैसे सेपरेट करेंगे। तो ग्लूकोज का जब ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड देता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है प्रेजेंट है, जिसको Br2 वाटर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन फ्रक्टोज के कीटोन ग्रुप को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था भाई, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ा था ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, D+ ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट इसके बारे में प्रिपरेशन वगैरह के बारे में बताया था। अच्छा, ये D और कैपिटल L का स्मॉल d और स्मॉल l से कोई रिलेशन नहीं है। कैपिटल D और कैपिटल L अलग चीज है। कैपिटल D में क्या होता है, देखो अगर यहां पे आपका लास्ट काइरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड तो क्या बोलेंगे, कैपिटल D है, और अगर लेफ्ट साइड है तो क्या बोलेंगे, कैपिटल L आइसोमर है। लेकिन स्मॉल d और स्मॉल l हम ऐसे स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। अगर कोई कंपाउंड
कोई कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और कोई कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उसको लेवो बोलते हैं, तो जिसको हम स्मॉल डी एंड स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बताया था मैंने आपको, ग्लूकोज के टोटल कितना आएगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 4 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। समझ आ रही बात। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च से मैंने आपको ये प्रिपरेशन बताया था जो पहले भी आप कर चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पे मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, जब इसकी रिएक्शन आपने HI के साथ करवाई तो इसने N हेक्सेन दिया, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें सारे 6 के 6 कार्बन क्या है, एक स्टेट चेन में है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कैसे प्रूव किया, जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाई गई तो इसने ऑक्जाइम दिया, और जब HCN के साथ करवाई गई तो इसने साइनोहाइड्रिन बनाया, जो किसके केस में होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में होता है। इसलिए हमें समझ में आया कि ग्लूकोज में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हमने जब देखा कि Br2 वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई गई तो इसने क्या दिया, ग्लूकोनिक एसिड दिया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और हमें पता है Br2 वाटर क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ओनली एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, ना कि कीटो ग्रुप को। इसलिए हमें ये समझ में आया जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखा, इसकी रिएक्शन जब HNO3 के साथ करवाई तो फर्दर जो ग्लूकोनिक एसिड था, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना है। ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन जब हमने HNO3 के साथ कराई जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने डाइओइक एसिड, सैक्रिक एसिड दिया, जो किस बात को प्रूव करता है कि यहां पे ग्लूकोनिक एसिड के पास, जो हमें किससे ऑब्टेन्ड हुआ है भाई, ग्लूकोज की Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराने से ऑब्टेन्ड हुआ है, उसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। यानी हमें यह पता चल गया कि हमारे एल्डिहाइड के पास एक प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाई, तो उसने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, ये पेंटा एसीटेट प्रोडक्ट दिया था, जो इस बात का प्रूफ है कि पेंटा एसीटेट प्रोडक्ट किस बात का प्रूफ है भाई, कि इसके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें पता है जब अल्कोहल की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। तो ऐसा ही हमारे ग्लूकोज के केस में हुआ, जिससे हमें पता चला कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फिर भी इसने 2,4-DNP टेस्ट या सिफ टेस्ट नहीं दिया, और ना ही इसने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ व्हाइट क्रिस्टल्स दिए। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो हमेशा अवेलेबल नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एक और टेस्ट जब हमने किया, जो इसका पेंटा एसीटेट प्रोडक्ट बना था, उसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाई गई तो इसने यहां पे रिएक्ट नहीं किया, ऑक्जाइम नहीं दिया, तो इससे हमें पता चला कि इसके पास फ्री CHO ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं रहता, जो इस बात का प्रूफ है कि यहां पे ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों बातों से हमें यह पता चलता है। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बना के देखा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखाया है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या बना, एक तो बना अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज और एक बना बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। इसका जो थीटा है, इसका थीटा कितना है, थीटा ऑफ अल्फा आइसोमर, और यह है थीटा ऑफ बीटा आइसोमर। इसका 1102.2 डिग्री है और इसका कितना है 18.7 डिग्री है। इसका जब आप क्या करते हैं, जब आप वाटर में ग्लूकोज डालते हैं तो क्या बनेगा, अल्फा भी बनता है और बीटा फॉर्म भी बनती है। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आपस में क्या करती है, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो क्या बनेगा, अल्फा और बीटा इक्विलिब्रियम पे जब आएंगे तो इसका 36% और इसका 64% क्या देगा, नेट रोटेशन जो देता है 52.5 डिग्री दे देगा, तो जिसको हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि बीटा आइसोमर कैसे बनता है, फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ D प्लस ग्लूकोज एट 371 केल्विन। और अल्फा आइसोमर कैसे बनता है, ऑब्टेन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ D प्लस ग्लूकोज एट 303 केल्विन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर इसके बाद हमने फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा था, फ्रक्टोज का प्रिपरेशन, इट इज लेबोरेटरी। फिर फ्रक्टोज हैव कीटोन ग्रुप येट इट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिजेंट, सो इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ये मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो मोटर शो
करते हैं। तो फिर इसकी भी दो साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से समझाया था, और इसके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं वो फ्यूरान के जैसे दिखते हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। पहचान क्या है, अगर दोनों OH ग्रुप, OH कौन सा भाई, जिसमें ऑक्सीजन किसका, कार्बोनिल ग्रुप का है, और फिफ्थ कार्बन है CH2OH ग्रुप, दोनों सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, बीटा फॉर्म है, और दोनों अपोजिट साइड है तो अल्फा फॉर्म है। ऐसा ही हम किसके केस में करते हैं, ग्लूकोज के केस में करते हैं। तो रिवीजन में भी बहुत टाइम लगा, लेक्चर थोड़ा लंबा रहा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक चीज अच्छे से समझाने की। अब इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप NCERT पढ़ सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में फर्स्ट पेज से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तक आपको कंप्लीट कर लेना है, फ्रक्टोज के भी साइक्लिक स्ट्रक्चर करने हैं, लेकिन डाइसैकेराइड्स ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ सकते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स करेंगे, फिर इसके बाद हम अमीनो एसिड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, गॉड ब्लेस यू।